जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं अनीता पांडे, माध्यमिक शिक्षक, शासकीय हाई स्कूल पुलिस लाइन शहडोल। आज हम सामाजिक विज्ञान कक्षा 10वीं इतिहास अध्याय 1 यूरोप में राष्ट्रवाद भाग 2। इसमें हम आज पढ़ेंगे विवेचनात्मक प्रश्न यानी टिप्पणी के बारे में हम पढ़ेंगे। इस टिप्पणी से आपको कई प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको लिखने के बाद आप इसे कई बार पढ़ें और पढ़ने के बाद उसे आप लिखें जरूर। लिखने से आपको ये जो चीज़ें हैं वो याद रहेंगी। जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो अगर उसको हम एक बार लिख लें तो हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, इसलिए इसको आप लिखें ज़रूर। और इसको जो आपको पढ़ना है वो उसे आप समझ कर पढ़ें, उसको रटना नहीं है। रटी हुई चीज़ जो है वो जल्दी भूल जाती है, खासतौर से इतिहास में अगर आप कोई भी चीज़ रटेंगे तो वो भूल जाएगी, इसलिए इसको आपको पढ़ना है। पढ़ना भी कैसे है, समझ के पढ़ना है। आप इसको समझ के पढ़िए, कई बार पढ़िए और पढ़ने के बाद उसको अपने दिमाग में बैठाइए और उसके बाद आप लिखिए, तो ये आप हमेशा के लिए आपके काम आएगी। ये इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी जा रही है वो अभी के लिए नहीं बल्कि आपके आगे आने वाले समय में भी बहुत उपयोगी साबित हो सकती हैं। इससे कई प्रकार के जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं अभी आपकी परीक्षा में, और उसके बाद आप कभी किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठेंगे तो भी वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, ये हमें हमेशा काम आती हैं। तो इस तरह से आप जो है इसकी तैयारी करें, अभी अपने परीक्षा की तैयारी करें और इसको इस तरह से परीक्षा की तैयारी करें कि ये आपके आगे आने वाले समय में भी उपयोगी साबित हो। तो आइए चलते हैं, देखते हैं विवेचनात्मक प्रश्न टिप्पणी, उसके बारे में देखते हैं। तो अब हम जूसेपे मेस्नी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि इन्होंने इटली के लिए क्या क्या काम किया है। यानी इटली के एकीकरण में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो उन्होंने किस तरह से और क्या काम किया है इटली के एकीकरण में। तो जूसेपे मेस्नी क्या थे, एक क्रांतिकारी थे, इटली के क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था और वे कार्बोनारी के गुप्त संगठन के सदस्य थे। इन्होंने दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की थी, एक मार्सेई में था यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप। और इसके जो सदस्य थे वो थे पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा, यानी ऐसे लोग थे, युवा वर्ग था जो इन राज्यों के जो इनके विचारों से सहमत थे। ये क्या थे, एक महान दार्शनिक थे और दूरदर्शी नेता भी थे, इसीलिए इन्होंने जनसभ्यता के सिद्धांत पर जोर दिया था। और उन्होंने जो है इटली की जनता के समक्ष राष्ट्र प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया था। मतलब इटली की जनता में उन्होंने राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया था और उन्होंने एकता, स्वतंत्रता, कल्याण और समानता तथा विश्वास के आधार पर इटली के एकीकरण पर बल दिया था। मेस्नी के शब्दों में पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य हो। यानी उनका ये कहना था कि पहले हम मनुष्य हैं और उसके बाद फिर किसी देश के नागरिक हैं या फिर कुछ और हैं। तो इस तरह से यह है जूसेपे मेस्नी, इनके बारे में। ये आप जूसेपे मेस्नी का ये चित्र आप देख सकते हैं, ये है उनका चित्र। तो ये जानकारी हो गई जूसेपे मेस्नी के बारे में। अगला जो है हमारा दूसरी जो टिप्पणी है हमारी वो है काउंट कैमिलो दे काबूर, इनके बारे में। इन्होंने भी इटली के एकीकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आइए जानते हैं काउंट कैमेलो दा काबूर के बारे में। तो ये जो है ये इटली के मंत्री प्रमुख थे और इन्होंने जो है इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। यानी कि इटली को एक करने के लिए जो भी आंदोलन हुए थे उनका नेतृत्व इन्होंने किया था। ये ना तो क्रांतिकारी थे और ना जनमत में विश्वास रखने वाले थे, ये कुछ नहीं थे।
वैचारिक तौर पर ना तो एक क्रांतिकारी थे और ना ही जनमत में विश्वास रखने वाले थे। ये इतावली अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह इतावली भाषा से कहीं फ्रेंच बोलते थे। यानी कि इतावली थे, लेकिन ये फ्रेंच जो बोलते थे वो बहुत अच्छा बोलते थे। यानी इनको फ्रेंच भाषा जो है बहुत अच्छी आती थी। इसीलिए जो इटली के सम्राट थे विक्टर इमेनुएल ने उन्हें क्या कर दिया था, 1852 में सार्डिनिया पीडमॉन्ट का प्रधानमंत्री बना दिया था। और उन्होंने यहाँ पर आर्थिक, शैक्षिक और कृषि के विकास के लिए अनेक कार्य किए। सेना में सुधार कार्य किए, यानी कि कृषि के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और सेना, इन सब क्षेत्रों में उन्होंने बहुत सुधार कार्य किए थे। और इन्होंने फ्रांस व सार्डिनिया पीडमॉन्ट के बीच एक कूटनीतिक संधि की थी। और अपनी इन्हीं चालों के कारण उन्होंने जो है इटली की समस्याओं की तरफ जो है यूरोपीय देशों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। यानी ये जो है अपनी जो चालें हैं, कूटनीतिक चालें, इन्हीं चालों के कारण जो जितने भी यूरोपीय देश थे उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। और 6 जून 1861 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये हैं काउंट कैमिले दे काबूर, ये है उनका चित्र, इसे आप देख सकते हैं। तो इस तरह से इन्होंने भी इटली के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो ये हैं काउंट कैमिलो दा काबूर। चलते हैं अगली टिप्पणी जो है हमारी वो है यूनानी स्वतंत्रता युद्ध। यानी यूनान में स्वतंत्रता के लिए जो युद्ध हुआ था उसके बारे में। तो आइए जानते हैं। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। यानी 15वीं सदी से ही यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। और यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष 1821 से आरंभ हो गया। यानी कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद के लिए जो क्रांति हुई, उसी से यूनानियों के मन में भी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की बात उनके मन में आई और 1821 में ये संघर्ष शुरू हो गया। और इसमें यूनान में राष्ट्रवादियों के निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी समर्थन मिला, जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। यानी राष्ट्रवादी यूनान में राष्ट्रवादियों के निर्वासन में रह रहे जो यूनानी थे, उनके साथ साथ जो पश्चिमी यूरोप के लोग थे उनका भी इनको समर्थन मिला। वो ऐसे लोग थे जो प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति भी वो लोग भी सहानुभूति रखते थे। उस समय कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताकर प्रशंसा की थी और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया था। यानी यूनान में जो है मुस्लिम साम्राज्य था और यूनान के लोगों ने उसके विरुद्ध संघर्ष किया था और उसके लिए जनमत यानी लोगों को इकट्ठा किया था। और उस समय ब्रिटिश कवि लॉर्ड बायरन ने धन एकत्र किया था और उसके बाद युद्ध लड़ने भी वो गए थे। यानी कि अपने यूनान की स्वतंत्रता के लिए इन्होंने युद्ध के लिए इन्होंने धन एकत्र किया था और बाद में वो युद्ध लड़ने भी गए थे। और वहीं पर उनकी 1824 में बुखार से उनका देहांत हो गया था। और लास्ट में 1832 में जो कुस्तुनतुनिया की संधि हुई, उसमें यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दे दी गई। तो इस तरह से यूनान को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। और ये चित्र आप देख सकते हैं, इसमें ऑटोमन साम्राज्य जो था 15वीं सदी में ये युद्ध के बारे में बता रहा है। और इस तरह से ये हो गया हमारा यूनानी स्वतंत्रता का युद्ध, उसके बारे में जानकारी। अगली जो हमारी टिप्पणी वो है फ्रैंकफर्ट संसद की। तो ये जानते हैं फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया था। यानी जो राजनीतिक संगठन थे, वो बड़ी संख्या में जो राजनीतिक संगठन थे, उन्होंने
फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया। 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं, ये है फ्रैंकफर्ट संसद, और ये इधर जो ये बैठे हुए हैं ये लोग, ये वही सदस्य हैं। 831 निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये जो संसद है वो फ्रैंकफर्ट संसद है, ये सेंट पॉल चर्च में आयोजित की गई थी। यानी ये जो संसद जहाँ पर बैठी हुई है उस स्थान का नाम सेंट पॉल चर्च है। और इन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था। यानी ये जो जितने भी लोग बैठे हुए हैं 831 जो लोग बैठे हुए हैं संसद में, तो इन्होंने जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया था और इसकी अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी थी जिसे संसद के अधीन रहना था। यानी जो भी राजा इसका अध्यक्ष बनेगा उसे संसद के अधीन रहकर काम करना पड़ेगा। यानी जो संसद कहेगा उसी के अनुसार उसको काम करना पड़ेगा। और जब प्रतिनिधियों ने प्रशा के राजा फ्रेडरिक विल्हम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की तो उन्होंने मना कर दिया और उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। यानी जो प्रशा के राजा थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें जो है इसी संसद के अंडर में रह के काम करना था। और उन राजाओं का साथ दिया जो इस सभा के निर्वाचित सभा के विरोधी थे। यानी जो इस जितने भी लोग इस सभा में थे, इनके जितने भी विरोधी राजा थे उनका साथ उन्होंने दिया था। जहां जर्मन कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया, और इसी कारण से यहाँ पर कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया और यहीं से जो संसद था उसका सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्यम वर्गों का प्रभाव अधिक था। मध्यम वर्गीय जो लोग थे उनका प्रभाव ज्यादा था और जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया जिससे वे उनका समर्थन खो बैठे। तो इस तरह से ये है सेंट पॉल चर्च, और यहाँ पर ये जो संसद बैठी हुई है और यहाँ पर लगभग 831 जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं वो बैठे हुए हैं। तो इस तरह से ये आप फ्रैंकफर्ट संसद के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। अगला जो हमारा है पॉइंट है वो है राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। ये अगली टिप्पणी है हमारी कि राष्ट्रवादी संघर्ष जो हुए थे उनमें महिलाओं की क्या भूमिका थी, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका में उदारवादी आंदोलनों के अंतर्गत महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा विवाद का विषय बन चुका था। राष्ट्रवादी संघर्षों में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। यानी कि जो महिलाएं थी वो जितने भी राष्ट्रवादी संघर्ष हुए हैं तो उसमें बढ़ चढ़कर बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था और महिलाओं का अपना एक राष्ट्रीय संगठन भी स्थापित हो चुका था। यानी महिलाओं ने अपना एक राष्ट्रीय संगठन भी बना लिया था। समाचार के माध्यम से महिलाएं अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करती थी। यानी उनके मन में जो भी विचार रहते थे वो समाचार के माध्यम से उसको व्यक्त करती थी। और राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में भी महिलाओं की सक्रिय भूमिका थी। जितने भी राजनीतिक बैठकें होती थी, प्रदर्शन होते थे, उसमें भी महिलाएं बहुत सक्रिय थी और सभी में भाग लेती थी। लेकिन इसके बावजूद वे राजनीतिक अधिकारों से वंचित थी। इतना सब कुछ करने के बाद भी, इतना सक्रिय होने के बाद भी महिलाओं को जितने राजनीतिक जो अधिकार थे वो उन अधिकारों से उनको वंचित रखा गया था। यानी उनको किसी भी प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं दिए गए थे। उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मताधिकारों से भी वंचित रखा गया था। यानी सेंट पॉल चर्च में जब असेंबली के लिए मतदान हुआ था तो उसमें भी इनको मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया था। सेंट पॉल चर्च में जब फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने की इजाजत दी गई।
यानी कि उनको जब ये सभा चल रही थी, ये फ्रैंकफर्ट संसद है, यहाँ ये सभा चल रही है, तो यहाँ पर उनको सिर्फ इतनी अनुमति दे दी गई थी कि आप दर्शकों की बात देख सकते हैं। यही उनकी जो है पहली जीत थी। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरफ ये जो हैं ये महिलाएं हैं, ये यहाँ पर उनको खड़े होने की अनुमति दे दी गई थी। यहाँ सभा चल रही है फ्रैंकफर्ट संसद और यहाँ काम चल रहा है, और यहाँ पर महिलाओं को इतनी अनुमति दे दी गई थी कि वो जो है सिर्फ यहाँ पर दर्शकों की बात देख सकती थी। लेकिन यह भी उनके लिए उस समय पर बहुत बड़ी जीत थी। तो इस तरह से ये हमारे जो टिप्पणी हैं ये हो गई हैं, 5 टिप्पणी हो गई हैं, और इसमें से आपको कई तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। छोटे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बड़े भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और साथ में ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी इससे लिए जा सकते हैं। तो इनको आप अच्छे से पढ़ें, समझें और उसको याद रखें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।